असर पूरी दुनिया पर हो रहा है। कई देशों में आर्थिक संकट गहरा गया तो कहीं पर दो वक्त की रोटी का जुगाड़ करने में भी दिक्कतें आ रही हैं। दूसरी तरफ श्रीलंका दिवालिया होते हुए नजर आ रहा है। हालात नेपाल के भी खराब हैं। इन सब के बीच वर्ल्ड बैंक ने साफ साफ कह दिया है कि बहुत सारे देश दिवालिया होने की कगार पर खड़े हैं। आज नहीं तो कल कभी ना कभी इन देशों में आर्थिक संकट गहराने के साथ ही बैंकरप्ट होने की घोषणा हो सकती है। हैरानी की बात यह है कि ऐसे एक नहीं दो नहीं बल्कि 107 देश हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इन 107 देशों में भारत भी है क्या। आज के इस वीडियो में हम आपको दिवालिया होने की कगार पर खड़े इन 107 देशों के बारे में बताने जा रहे हैं, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आपके लिए ये समझना जरूरी है कि बैंकरप्ट या दिवालिया होने का क्या मतलब है। जब कोई देश सरकारी बॉन्ड रखकर कर्ज लेता है, ये बॉन्ड एक गारंटी होता है कि हर साल वो देश ब्याज देगा। देश दिवालिया तब होता है जब देश पैसे वापस करने की स्थिति में ना हो, उसके बॉन्ड कोई और खरीदने को तैयार ना हो, उसके पास पैसा ना बचे, विदेशी मुद्रा भंडार इतना कम हो जाए कि भुगतान संकट का सामना करना पड़े, वो अपना कर्ज ना चुका पाए, आयात किए गए सामान का पैसा ना चुका पाए। इसके साथ ही जब कोई देश सही तरीके से शासित ना रह पा रहा हो, इस मामले में देश दिवालिया ही कहलाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो लिस्ट वर्ल्ड बैंक ने बताई है उसके मुताबिक सुपर पावर अमेरिका भी आने वाले वक्त में दिवालिया घोषित हो सकता है। सुनकर आपको हैरानी जरूर हो रही होगी कि आखिर कैसे एक डेवलप्ड कंट्री अमेरिका बैंकरप्ट हो सकती है। इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि इस लिस्ट में भारत का नाम नहीं है। ये थोड़ा सा शॉकिंग जरूर है लेकिन सच है। मौजूदा दौर की बात करें तो इस वक्त जो देश आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं उसमें इजिप्ट, ट्यूनीशिया, लेबनान, अर्जेंटीना, पेरू, घाना, कीनिया और साउथ अफ्रीका समेत 107 देशों का हाल बेहाल है। इन देशों से रोजाना ऐसे ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जिसे देख हर कोई हैरान रह रहा है। इन हालातों को देखते हुए वर्ल्ड बैंक ने भी भविष्यवाणी की है कि आधी से ज्यादा दुनिया बैंकरप्ट हो जाएगी। पूरे देश में ऐसी स्थिति क्यों बन रही है, अभी आपको समझना चाहिए। इसका सबसे पहला कारण है खाने की कमी। खाने की कमी रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध की वजह से हो रही है। यूक्रेन और रूस दोनों ही देश बहुत तादाद में गेहूं एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन फिलहाल उनका एक्सपोर्ट बंद है। आपको भारत में रहते हुए भले ही एहसास ना हो, लेकिन विश्व में खाने का संकट गहराया हुआ है। इजिप्ट में 2 महीने का ही गेहूं बचा हुआ है। इराक में गेहूं के दाम 35% बढ़ चुके हैं, जिसका विरोध करने के लिए लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। इन देशों में ऐसे हालातों का दूसरा कारण है तेल के दामों में बढ़ोतरी होना। चाहे श्रीलंका हो या यूनाइटेड किंगडम, कीनिया हो या बाकी कई देश, यहाँ पर तेल के दामों में जबरदस्त इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से भी लोग सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तेल के दामों में इजाफा होने की वजह से महंगाई बढ़ रही है, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ रहा है और हर चीज के दामों में बढ़ोतरी हो रही है। इन देशों की इकोनॉमिक ग्रोथ हिल गई है। लोगों की नाराजगी का आलम ये हो गया है कि वो सड़कों पर उतरकर अपनी जान की परवाह भी नहीं कर रहे हैं। ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ये धरना वक्त के साथ उग्र होता जा रहा है। पेरू हो या कजाकिस्तान, यहाँ से बेहद डरा देने वाली वीडियो सामने आ रहे हैं। ये दिक्कतें यूरोप, स्पेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे देश भी झेल रहे हैं। यहाँ पर लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि फ्यूल हाइक होने का एक कारण कोरोना पैंडेमिक भी है। कोरोना काल में सप्लाई चेन हिलडुल गई थी, जिसके बाद हालात ऐसे हुए कि तेल के दाम बढ़े थे। बाकी रूस यूक्रेन वॉर के साइड इफेक्ट तो सामने दिख ही रहे हैं। अब भले ही दुनिया में खाने की और तेल जैसी मूलभूत सुविधाओं की कमी आ रही हो, लेकिन जरूरतें तो कम नहीं होंगी। इसीलिए अब देशवासियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों में से एक कदम है दूसरे संपन्न देशों से उधार लेना। तो तीसरा बड़ा कारण यही है कि ये देश उधार में जी रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि 148 देशों में से 135 देश कर्ज में डूबे हुए हैं। इन 135 देशों में से 39 देश ऐसे हैं जो 3 गुना ज्यादा डूबे हुए हैं, यानी आय का साधन नहीं हो पा रहा है। जो सेविंग्स थी वो खत्म हो रही है और बाकी सिर पर दुनिया भर का उधार है। इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह है कि इनमें से ज्यादातर देश G20 ग्रुप के डेट रिलाइव फंड्स और मेजर्स से भी हेल्प ले चुके हैं। अब इन हालातों को देखकर तो यही लगता है कि देश कभी भी अपना कर्ज नहीं चुका पाएंगे। इसी को लेकर वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि आने वाले 12 महीनों में देश अपना कर्ज नहीं चुका पाएंगे।
ये देश ऐसे हो गए हैं कि इनकी कोई सेविंग्स नहीं है। जितना पैसा है उतना ही खर्च हो रहा है। सिर पर जो उधार है वो भी चुकाने के लिए कोई सोर्स नजर नहीं आता। खैर, अब बात करते हैं चौथे बड़े कारण की। चौथा कारण है इन्फ्लेशन। कोरोना काल में लगभग हर देश की हालत खराब हो गई थी। पेंडेमिक कम हुआ तो उस वक्त कई चीजों के दाम तेजी से बढ़े। क्या आप जानते हैं कि नेपाल में सिर्फ 7% से इन्फ्लेशन बढ़ा और नेपाल गिरता हुआ नजर आ रहा है। ये तो सिर्फ 7% था। कुछ देशों में तो इन्फ्लेशन 50% बढ़ा है। क्या आप सोच सकते हैं ऐसे देशों का क्या हाल हो रहा होगा? जैसे कि अर्जेंटीना, यहाँ पर इन्फ्लेशन 60% बढ़ गया है। टर्की में 70% बढ़ गया है। ऐसे कई देश हैं जहां पर कम नहीं बल्कि बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो रहा है और लोग इससे नाराज होकर सड़कों पर उतर आए। दुनिया में क्या चल रहा है ये आपने बखूबी जाना। लेकिन अब बात भारत की करते हैं। आखिर भारत ऐसी कौन सी रणनीति अपना रहा है कि वो दिवालिया होने की देशों के लिस्ट में शुमार नहीं है? हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि भारत में सब कुछ ठीक है। जैसे हालात श्रीलंका के हैं, ठीक वैसे ही हालात भारत के कुछ राज्य फेस कर रहे हैं। अगर गुजरात और महाराष्ट्र को छोड़ दिया जाए तो बाकी किसी राज्य का कर्जा कंट्रोल में नहीं है। बाकी लगभग सारे राज्य कर्जे की लिमिट क्रॉस कर चुके हैं। अब जैसे पंजाब को ही ले लीजिए। पंजाब का इन्फ्लेशन 53.3% बढ़ा हुआ है। लेकिन राहत की बात यह है कि हमारे देश में प्रोटेस्ट का विभत्स रूप देखने को नहीं मिल रहा है, जैसा कि श्रीलंका और बाकी देशों में हो रहा है। अब सवाल ये भी उठता है कि पंजाब जैसे राज्य कर्ज में क्यों डूबे हुए हैं? क्योंकि राज्य के पास अपना पैसा तो होता ही है, साथ ही साथ केंद्र सरकार से भी उसको मदद मिलती है। दोनों तरफ से पैसा आ रहा है और फिर भी राज्य कर्ज में डूबा हुआ है। ये तो सोचने वाली बात तो है ही कि आखिर ये पैसा जा कहाँ रहा है। अब चूंकि भारत में कुछ हो या ना हो, लेकिन राजनीति बहुत होती है, तो ऐसे में अपनी राजनीति चमकाने के लिए तमाम दल वोटर्स को लुभाते हैं। कहा जा रहा है कि सारा पैसा वहीं जा रहा है। कुछ वक्त पहले पंजाब के सीएम ने केंद्र सरकार से आर्थिक मदद भी मांगी थी। अब केंद्र सरकार अगर फाइनेंशियल मदद करता है तो राज्यों को इसकी आदत हो जाएगी और इसका असर नेशनल लेवल पर पड़ता हुआ दिखाई देगा। अगर केंद्र सरकार मदद नहीं करती है तो इन राज्यों की हालत और भी खस्ता हो जाएगी और इसका असर भी नेशनल लेवल पर ही पड़ेगा। तो ऐसे में अब सरकार को अच्छे से ये मॉनिटर करना पड़ेगा कि कौन से प्रोजेक्ट्स पर कितने वक्त तक काम करना है और उसमें कितना अमाउंट खर्च होगा। इसके अलावा जिनको सरकार कर्ज देती है उनसे रिटर्न लेने में वक्त को कम करना चाहिए ताकि एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कम हो। खैर, फिलहाल भारत भले ही इस लिस्ट में शामिल ना हो, लेकिन वो भविष्य में भी कभी इस लिस्ट में शामिल ना हो, इस तरफ सरकार को जरूर ध्यान देना चाहिए। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।